मैं डॉक्टर मधु जैन, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स। आज हम एमए फाइनल के पेपर कंपलसरी पेपर 7 कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक्स के अंतर्गत अर्थशास्त्र की परिभाषा, क्षेत्र और प्रकृति का अध्ययन करेंगे। अर्थशास्त्र की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र की कई परिभाषाएं दी गई है और इन विभिन्न परिभाषाओं को भिन्न भिन्न श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। जैसे पहला है धन संबंधी परिभाषाएं। अनेक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को धन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। अर्थशास्त्र के जन्मदाता प्रोफेसर एडम स्मिथ ने 1776 में अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन में सर्वप्रथम अर्थशास्त्र को परिभाषित किया था। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र का संबंध राष्ट्रों के धन की प्रकृति और उत्पत्ति के अध्ययन से है और इस तरह से उसके पश्चात धीरे धीरे ये धन संबंधी परिभाषाएं चलती रही। इन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों में सीनियर, जे.एस. मिल, जे.बी. से आदि अर्थशास्त्री प्रमुख हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र को धन संबंधी विषयों का विज्ञान कहा है। जैसा कि जे.बी. से कहते हैं, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत धन संबंधी अध्ययन किया जाता है। और इसी प्रकार से वॉकर ने, अमेरिकी अर्थशास्त्री वॉकर ने भी कहा, राजनीतिक अर्थशास्त्र या अर्थशास्त्र ज्ञान के उस भाग का नाम है जिसका संबंध धन से है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एडम स्मिथ और उनके साथियों ने धन की उत्पत्ति को ही अर्थशास्त्र की विषय वस्तु माना और उन सभी का ये मत था कि प्रत्येक व्यक्ति अपने धन या संपत्ति में वृद्धि करने हेतु प्रयत्नशील रहते हैं। परंतु इस धन संबंधी जो अर्थशास्त्र की परिभाषा है उनके कई आधारों पर आलोचना भी की जाती है। जैसे इन परिभाषाओं में धन पर आवश्यकता से अधिक बल दिया गया, धन का सीमित और संकुचित अर्थ लिया गया है, आर्थिक मनुष्य की कल्पना जो है वो निराधार है और मनुष्य की यहाँ पर उपेक्षा की गई है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र को संकुचित कर दिया गया है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये अर्थशास्त्र की ये परिभाषा उचित नहीं है। दूसरा अर्थशास्त्र की परिभाषा का आधार है कल्याण प्रधान या कल्याण संबंधी परिभाषाएं। इसके अंतर्गत प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा का अध्ययन करते हैं। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने 1890 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र को कल्याण के आधार पर परिभाषित किया था। उनके अनुसार राजनीतिक अर्थशास्त्र या अर्थशास्त्र साधारण जीवन में मनुष्य का अध्ययन, ये व्यक्तिगत या सामाजिक क्रियाओं के उस भाग का परीक्षण करता है जो जीवन में कल्याण अथवा सुख प्रदान करने वाले भौतिक पदार्थों की प्राप्ति तथा उपभोग से अत्यधिक संबंधित होता है। तो इस प्रकार से प्रोफेसर मार्शल ने अपनी परिभाषा में जो परिभाषा की थी उसके आधार पर अर्थशास्त्र मानव जीवन के साधारण व्यवसाय का अध्ययन करता है। इसी प्रकार से अर्थशास्त्र में मानव के व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही प्रयत्नों का अध्ययन किया जाता है। तीसरा है, इसमें अर्थशास्त्र में हम केवल आर्थिक क्रियाओं का ही अध्ययन करते हैं। और चौथा है, मनुष्य का स्थान धन से अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो इस प्रकार से प्रोफेसर मार्शल ने अपनी परिभाषाओं में मनुष्य के कल्याण पर अत्यधिक ध्यान दिया, परंतु प्रोफेसर मार्शल की इस परिभाषा की भी कई आलोचनाएं की जाती है। जैसे जीवन के साधारण व्यवसाय का अर्थ यहाँ पर स्पष्ट नहीं है, परिभाषा भौतिकता के भ्रम में फंसी हुई होने के कारण संकुचित है, मार्शल की परिभाषा श्रेणी विभाजक है, विश्लेषणात्मक नहीं। इसी प्रकार से अर्थशास्त्र का संभव सदैव मानव कल्याण के से स्थापित करना उचित नहीं है। अर्थशास्त्र केवल सामाजिक मनुष्य की क्रियाओं का ही अध्ययन करता है और साथ ही साथ ये परिभाषा अर्थशास्त्र के वास्तविक स्वरूप को प्रकट करने में सफल नहीं है। इस प्रकार से प्रोफेसर मार्शल की कल्याण संबंधी परिभाषाओं की भी कई आलोचनाएं की जाती है। तीसरा आता है दुर्लभता संबंधी परिभाषाएं। इसके अंतर्गत हम प्रोफेसर रॉबिन्स आदि की परिभाषाओं का अध्ययन करते हैं, जिसका विवरण उन्होंने 1932 में अपनी पुस्तक एन ऐसे ऑन नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में किया था। प्रोफेसर रॉबिन्स कहते हैं कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें मानवीय व्यवहार का
साक्ष्यों और सीमित परंतु वैकल्पिक उपयोगों वाले साधनों के मध्य संबंध के रूप में अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से प्रोफेसर रॉबिन्स की इस परिभाषा में कुछ विशेषताएं हैं, जैसे मनुष्य की आवश्यकताएं यानी लक्ष्य असीमित है। इन असीमित मानव आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए मनुष्य के पास समय और द्रव्य के रूप में जो आर्थिक साधन है वो सीमित होते हैं और इन सीमित साधनों के वैकल्पिक उपयोग किए जा सकते हैं। साथ ही साथ मनुष्य के लिए विभिन्न प्रतियोगी आवश्यकताओं का अलग अलग महत्व होने के कारण इन आवश्यकताओं का उनके महत्वानुसार आरोही या अवरोही असेंडिंग या डिसेंडिंग क्रम में क्रम विन्यास किया जा सकता है। तो इस प्रकार से अर्थशास्त्र में दुर्लभता निर्धारक जो तथ्य है वो पाए जाते हैं और इस कारण से जो है ये परिभाषाएं आर्थिक साधनों के उपयोग की तुलना में इन साधनों की दुर्लभता की जो घटना है वो साधन विभाजन की समस्या को जन्म देती है, जो आर्थिक निर्णयों पर आधारित मानव व्यवहार को व्यक्त करता है। परंतु इन परिभाषाओं की भी कुछ आलोचना है, जैसे अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थ नहीं है। रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र को व्यापक बना दिया है। नेक्स्ट, साधन और उद्देश्यों के बीच अंतर स्पष्ट नहीं है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र को अनावश्यक रूप से व्यापक बना दिया गया है और इसी तरह से मानव व्यवहार सदैव विचारशील तथा विवेकपूर्ण नहीं होता है। तो इस प्रकार से इन दुर्लभता संबंधी परिभाषाओं की भी कई आधारों पर आलोचना की जाती है। नेक्स्ट है अन्य परिभाषाएं। इस प्रकार समय के साथ साथ अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में भी व्यापक परिवर्तन हो रहे हैं। प्रोफेसर रॉबिन्स ने अपनी परिभाषा सन 1932 में प्रस्तुत की। इसके पश्चात अर्थशास्त्र के क्षेत्र में बहुत उन्नति हुई। वर्तमान में विश्व के विभिन्न देशों का ध्यान आर्थिक विकास की ओर लगा हुआ है। अतः आधुनिक अर्थशास्त्री अपनी परिभाषाओं में आर्थिक विकास, कुल रोजगार, राष्ट्रीय आय से संबंधित समस्याओं पर अधिक बल देते हैं। यद्यपि इन परिभाषाओं के अंतर्गत प्रोफेसर रॉबिन्स के विचारों का पूर्ण समावेश मिलता है, फिर भी ये परिभाषाएं एक अलग श्रेणी में वर्गीकृत की जा सकती है। इन्हें विकास केंद्रित परिभाषाओं की संज्ञा दी जा सकती है। थैंक यू सो